जय श्री माता जी। स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। यूनिट 4 में हम देखेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप में यूनिट 4 का नाम है प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। ऊपर की 3 यूनिट हमने इंपॉर्टेंट वाली सीरीज में कंप्लीट कर ली है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो चैनल पे जाके अभी देख सकते हैं। अब आती है फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट में हमारे पास 5 क्वेश्चन है। इसको हम बहुत अच्छे से इसी वीडियो में कवर कर लेंगे कंप्लीटली। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन, एलिमेंट्स, इंपोर्टेंस एंड इसके टाइप्स। मैं बिल्कुल सबसे सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे लिख के आपको समझाता हूँ। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स लैंग्वेज का यूज होता है। मेनली जो बेसिकली मेन पॉइंट होते हैं उनको मैं यहाँ पे लिखता हूँ और बेसिकली मेन पॉइंट कम से कम लैंग्वेज में आपको थ्योरेटिकली समझा देता हूँ। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल के साथ। ठीक है, तो वीडियो पसंद जरूर आएगी आपको, लास्ट तक देखना। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है, कॉस्ट एस्टिमेशन क्या होता है? तो ये एक तरीके का क्या है, एक प्रोसेस है। ठीक है, जिसमें किसी प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट को प्रिडिक्ट किया जाता है। ठीक है, इसका मेन गोल प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन के लिए रिक्वायर्ड बजट का एक्यूरेट एस्टिमेशन तैयार करने के लिए हम करते हैं। ठीक है, बेसिकली कोई भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, ठीक है, आपका कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है, आपका कोई छोटा प्रोजेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो उसमें क्या है, पैसे लगते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन से प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट को हम क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक है, प्रिडिक्ट करने से क्या होता है कि हमको एक आइडिया लग जाता है कि हाँ भाई इतना खर्चा इसको बनाने में आएगा। ठीक है, इसका जो मेन गोल यहाँ पे बताया कि प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन के लिए रिक्वायर्ड बजट कितना है वो एक्यूरेट, ठीक है, उसका हम निकालने की कोशिश करते हैं। एक्यूरेट एस्टिमेशन हमको मिले, इस चीज के लिए हम इसको यूज करते हैं। आपकी समझ आ गया होगा क्लियरली। अब हम देखते हैं अदर वर्ड हम इसको ये लिख सकते हैं कि प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन एक प्रोसेस है जिसमें प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन के लिए रिक्वायर्ड रिसोर्सेज किन किन चीजों का उसमें यूज हो रहा है, रिसोर्सेज, उसकी लेबर, कौन कितनी लेबर यूज होगी, कैसे यूज होगी। ठीक है, और इक्विपमेंट और उसके मटेरियल की कॉस्ट का अंदाजा लगाया जाता है कि ठीक है, तो प्रोजेक्ट को आप समझ सकते हो कि जैसे आपके मकान बन रहे हैं, मकान में क्या होता है, आप सबसे पहले रिसोर्स देखते हो कि आपके पास रेता, बजरी, ईंट है नहीं। ठीक है, वो आपके रिसोर्स में हो गए। उसके बाद लेबर आपके मिस्त्री साहब हो गए। ठीक है, उसके बाद आपके पास इक्विपमेंट हो गए, आपके तसला, ठीक है, आपकी होगी जो भी इक्विपमेंट लगते हैं, तो वो सारे इसमें आ गए। और मटेरियल मतलब आपका क्या क्या मटेरियल यूज हो रहा है, सीमेंट, ठीक है, और ये सारी चीज मटेरियल कॉस्ट का अंदाजा लगाया जाता है कि इतनी सारी चीजें जब आपके मकान बनाने के लिए यूज हो रही हैं तो टोटल मकान बनाने में कितना खर्चा आएगा। तो वही इसमें प्रोजेक्ट में भी इस तरीके से किया जाता है कि टोटल प्रोजेक्ट को बनाने में कितना खर्चा लगेगा, तो वो कॉस्ट एस्टिमेशन से हम निकालते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस होता है इसका, ठीक है, निकालने का। अब हम इंपोर्टेंस देख लेते हैं कि हम कॉस्ट एस्टिमेशन क्यों करते हैं। इंपोर्टेंस तो आप खुद भी बना के लिख सकते हो, लेकिन ये 5 पॉइंट मेनली आपको थ्योरेटिकली लिख लेना है, जिससे कि एग्जाम। इंपोर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन, पहला पॉइंट लिख देना है आपको, बजट प्लानिंग। ठीक है, बजट प्लानिंग में क्या है कि एक्यूरेट कॉस्ट एस्टिमेशन से प्रोजेक्ट के लिए एक रियलिस्टिक बजट बनाया जा सकता है। ठीक है, एक्यूरेट मतलब बिल्कुल जो सही आप अंदाजा लगा रहे हैं उसे हम रियलिस्टिक बजट बना सकते हैं। ठीक है, कि ये चीज इतने पैसों में आएगी। ठीक है, उस तरीके से हम बांट सकते हैं अपनी अपनी चीजों को। ठीक है, उसके बाद आता है रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्स एलोकेशन में आता है प्रॉपर कॉस्ट एस्टिमेशन, रिसोर्स को इफेक्टिवली ठीक है एलोकेट करने में मदद करता है। ठीक है, एलोकेट का मतलब क्या है, जो भी आपके पास कॉस्ट हैं, रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उनको एक दूसरे में एलोकेट कर रहा है। ठीक है, इफेक्टिवली वो भी। ठीक है, तो उसके बाद आता है प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग। प्रोजेक्ट जो भी आपका चल रहा है एग्जीक्यूशन के दौरान कॉस्ट एस्टिमेशन हेल्प करता है कि प्रोजेक्ट के फाइनेंशियल हेल्थ को ट्रैक करता रहे। ठीक है, उसको ट्रैक करने में। और अब आता है फोर्थ पॉइंट। बेसिकली ये सब पढ़े हुए ही हैं। ठीक है, आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी इनको पढ़ने में। आप खुद से भी 2-4 पॉइंट बना के लिख दोगे तो वो भी माने ही जाएंगे। इसमें कोई ऐसा नहीं कि यही 5 पॉइंट लिखने जरूरी है। जो भी आपके दिमाग में उस टाइम पर आ रहे हैं, इंपोर्टेंस बतानी है बस आपको कॉस्ट एस्टिमेशन की। ठीक है, वो आपने कॉस्ट एस्टिमेशन पढ़ ही लिया कि हम कितनी चीजों को, ठीक है, टोटल कॉस्ट निकालने के लिए जो प्रिडिक्ट करते हैं वो कॉस्ट एस्टिमेशन हमारा एक प्रोसेस होता है। तो उसी में जो प्रोसेस में जो जो चीज काम में आ रही है वो 5 पॉइंट बना के हमको लिख देना है। रिस्क मैनेजमेंट भी आता है। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट में आपको लिख देना है कि कॉस्ट एस्टिमेशन से उसका पोटेंशियल रिस्क को आइडेंटिफाई किया जाता है और ठीक है उसकी प्लानिंग की जाती है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग में क्या आता है, स्टेक होल्डर को इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में मदद मिलती है, जिससे प्रोजेक्ट की स्कोप को एक्सपेंड या, देखो यहाँ पे 5 पॉइंट तो हो गए इसके। बेसिकली मैं आपको मेन पॉइंट इसका बता देता हूँ, इसके इंपोर्टेंस और रोल। ठीक है, कॉस्ट एस्टिमेशन, इसके टाइप्स देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, 5 पॉइंट तो ये हो गए आपके। अब इसके जो बेसिकली एग्जाम में पूछ जाते हैं वो इसके टाइप्स आते हैं। ठीक है, इंपोर्टेंस हमने दी के लिए टाइप्स बेसिकली आपको पढ़ के जाना है, मैं कहूंगा। ठीक है, टाइप्स इसके एग्जाम में पूछे जाते ही हैं। टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन, पहला ही आता है एनालॉजियस एस्टिमेशन, मतलब हिस्टोरिकल डेटा बेस्ड एस्टिमेशन। ध्यान से सुनना, हिस्टोरिकल मतलब क्या हुआ। इस मेथड में प्रीवियस सिमिलर प्रोजेक्ट के डेटा को यूज करके कॉस्ट एस्टिमेट किया जाता है। ये एस्टिमेशन मेथड टाइम सेविंग और सिंपल होते हैं। बेसिकली आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हो उसके सिमिलर प्रोजेक्ट पहले हिस्ट्री में कितने बार बन चुके हैं, उसके डेटा को एनालाइज करके आप कॉस्ट का एस्टिमेशन जब निकालते हो तो वो आता है हिस्टोरिकल डेटा बेस्ड एस्टिमेशन। ठीक है, तो इसमें हम 2 चीजों पर देख देते हैं। एक तो एक क्विक टू परफॉर्म
होता है, ठीक है, मतलब आप जल्दी से डेटा को एनालाइज कर सकते हो। दूसरा पॉइंट आता है यूजफुल इन अर्ली प्रोजेक्ट स्टेज, ठीक है, जब आपका प्रोजेक्ट अर्ली स्टेज में हो आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे आपको लिख देना है, अगर एक कंपनी ने पहले कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट किया है तो उनकी कॉस्ट को रेफरेंस बनाकर करंट प्रोजेक्ट का भी एस्टिमेशन, ठीक है, एस्टिमेट कर सकती हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट निकल के आता है इसमें, ठीक है। अब आता है दूसरा, आता है पैरामेट्रिक एस्टिमेशन, इसको बोलते हैं दूसरी लैंग्वेज में मैथमेटिकल मॉडल। अब इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें होगा कि इस मेथड में हिस्टोरियल डेटा और मैथमेटिकल मॉडल का यूज करके कॉस्ट एस्टिमेट किया जाता है, ठीक है, मतलब एक्यूरेट एस्टिमेट, ठीक है। अब इसमें ये मोर एक्यूरेट होता है, ठीक है, पिछले वाले से, ठीक है, जो भी हमारा एनालॉगस एस्टिमेशन था उससे ज्यादा एक्यूरेट ये होता है, ठीक है। एक्यूरेट क्यों होता है, इसमें मैथमेटिकल मॉडल्स का भी हम यूज कर रहे हैं, हिस्टोरिकल डेटा का यूज तो कर ही रहे हैं लेकिन मैथमेटिकल मॉडल्स का भी यूज कर रहे हैं कॉस्ट की एस्टिमेशन को निकालने के लिए। एक्यूरेट होता है, ठीक है, एस्टिमेट जब आपके पास रीडेबल डेटा हो, ठीक है, मोर एक्यूरेट देन, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट आता है बॉटम अप एस्टिमेशन, मतलब डिटेल्ड एस्टिमेशन। इसमें क्या होगा दोस्तों, इस मेथड में प्रोजेक्ट के हर स्मॉल एक्टिविटी के को ब्रेक करके, ठीक है, डिटेल्ड कॉस्ट एस्टिमेशन किया जाता है, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा हाई एक्यूरेसी होती है, बेसिकली इसका एडवांटेज है, ठीक है। एज एवरी डिटेल इज कंसिडर्ड, इसमें हर छोटी से छोटी चीज को भी डिटेल में लिखा जाता है, कंसिडर किया जाता है, ठीक है। प्रोवाइड्स डिटेल ब्रेकडाउन ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट का भी एक डिटेल्ड ब्रेकडाउन आपको देता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट में आता है 3 पॉइंट एस्टिमेशन। 3 पॉइंट एस्टिमेशन में क्या आएगा, 3 पॉइंट एस्टिमेशन में आएगा इस मेथड में बेस्ट केस जो भी आपका है, वर्स्ट केस, ठीक है, और मोस्टली लाइक सिनेरियोस के बेसिस पर कॉस्ट का एस्टिमेशन किया जाता है कि कौन सा अच्छे केस में आपके इतने पैसे लगेंगे, बुरा केस हो गया तो आपके इतने पैसे लगेंगे, ठीक है, बीच का रहा तो इतने पैसे लगेंगे, कितने पैसे लगेंगे, बेसिकली उसके हर एक सिनेरियो के बेसिस पर कॉस्ट का एस्टिमेशन किया जाता है, ठीक है। टेक्स इनटू अकाउंट अनसर्टेनिटी एंड रिस्क, हेल्प करता है, मैनेज करता है पोटेंशियल को, ठीक है, डिलीवर करने में, डिले, ठीक है, हेल्प मैनेज पोटेंशियल डिले, जो भी आपकी डिले हो रही है उसको भी मैनेज करने में मदद करता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने 4 पॉइंट इसके देखे, चारों पॉइंट ही काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है, मैं तो कहूंगा पढ़ ही लेना अच्छे से इनको, ठीक है। आपको इससे फायदा ये होगा, एग्जाम में ज्यादातर यही पूछे जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट उस पर, 1 मिनट। पांचवा पॉइंट आता है दोस्तों एक्सपर्ट जजमेंट। एक्सपर्ट जजमेंट में क्या आएगा, इस मेथड में सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से कॉस्ट एस्टिमेशन लिए जाते हैं। समझ लेना ध्यान से, जो भी आप जिस सब्जेक्ट में भी प्रोजेक्ट बना रहे हो उसका जो एक्सपर्ट होगा वहां से आप उसकी कॉस्ट का एस्टिमेशन उनसे लेते हैं, ठीक है, जो अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज से कॉस्ट का एस्टिमेशन देते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले से ही वो प्रोजेक्ट उस तरीके का कंप्लीट किए हुए होते हैं, वो उस फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है, वो अपनी नॉलेज से, ठीक है, आपका कॉस्ट एस्टिमेशन निकाल देते हैं, ठीक है। आप मल्टीपल एक्सपर्ट से जाके मिल सकते हो, किसी एक एक्सपर्ट से निकलवा सकते हो, तो एक्सपर्ट जजमेंट में ये वाले पॉइंट आते हैं। इस मेथड में एक्सपर्ट की ओपिनियन और उसका एक्सपीरियंस को यूज करके कॉस्ट एस्टिमेट किया जाता है, जो अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज से कॉस्ट का एस्टिमेट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे यूजफुल व्हेन हिस्टोरिकल डेटा इज नॉट अवेलेबल, ठीक है, ये जब यूजफुल होता है जब आपने वो जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हो पहले कभी भी पास्ट में नहीं बनाया होता है, ठीक है, कोई भी आपका पास उसका डेटा नहीं होता, ठीक है। जब डेटा हो तो हम वो यूज करेंगे, जब डेटा नहीं है तो हम एक्सपर्ट जो भी जजमेंट है उसका यूज करेंगे। एक बार समझ में। यूनिट 4 का सेकंड क्वेश्चन आता है, दूसरा क्वेश्चन आता है वेरियस सोर्स ऑफ फंड, कैपिटल बजटिंग और इसका प्रोसेस क्या है, ठीक है, बेसिकली इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। पहला ही पॉइंट आता है एनी बिजनेस, ठीक है, इन एनी बिजनेस फंड आर रिक्वायर्ड, फंड जरूरी होता है फॉर वेरियस पर्पस, बहुत ज्यादा चीजों के लिए, ठीक है, सच एज स्टार्टिंग, उसको स्टार्ट करने के लिए, स्टार्टिंग ऑपरेशंस के लिए, ठीक है, उसको बढ़ाने के लिए, एक्सपेंशन के लिए उसके, ठीक है, एंड डेली एक्सपेंसेस के लिए, जो भी आपके डेली खर्चे हैं उनके लिए हमारे पास फंड का होना जरूरी है, पैसे का होना जरूरी है, ठीक है। अब फंड कैसे होता है, जैसे कि सोर्स ऑफ फंडिंग क्या है, पहला आता है हमारा इंटरनल सोर्स। इंटरनल मतलब इसमें बिजनेस के अंदर से ही फंड जनरेट किया जाता है, समझ में आई। एक होता है एक्सटर्नल, इसमें फंड बिजनेस के बाहर से फंड को अरेंज किया जाता है, कैसे किया जाता है वो इसके अंदर अभी अच्छे समझेंगे। बिजनेस के अंदर से फंड जनरेट करने का मतलब यह है, एग्जांपल से देख लेते हैं, रिटेन्ड अर्निंग मतलब प्रॉफिट का जो एक हिस्सा है वो री इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक है, तो वही हमारा क्या हो जाता है, फंड हो जाता है, ठीक है, सोर्स ऑफ फंड हो जाता है हमारे बिजनेस के लिए, ठीक है। कि रिटेन्ड अर्निंग मतलब प्रॉफिट का एक छोटा सा हिस्सा या बड़ा हिस्सा जिसको हम री इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो हमारा क्या हुआ, एक बिजनेस के लिए हमारा सोर्स ऑफ फंड हुआ, जो हम इंटरनली ले रहे हैं, ठीक है, फंड को जनरेट करके ले रहे हैं, ठीक है, पहले हमने कमाया फिर उसी को हमने री इन्वेस्ट किया, ठीक है। उसके बाद आता है डिस्क्रिप्टिव फंड्स, ठीक है, और इंपोर्टेंस क्या है इसकी, नो पेमेंट रिक्वायर्ड और ओनरशिप जो भी आपकी वो है नहीं होती, ठीक है। अब एक्सटर्नल वाले में क्या है, एक्सटर्नल वाला थोड़ा सा आपको समझ लेना है 3 पॉइंट मदद से। पहला आता है इक्विटी फाइनेंसिंग, मतलब शेयर इशू करके पैसा उठाते हैं। अब बेसिकली इसमें क्या होता है, जैसे कि आप शार्क टैंक इंडिया में देख रहे होगे, ठीक है, वहां पे कंपनी के जैसे 100%
आपके पास शेयर हैं। शेयर क्या होते हैं, जैसे आपकी कंपनी है 100 रुपए, 100 रुपए को आप अपनी कंपनी मान लो, वो 100 रुपए क्या हो गए, आपके कंपनी हो गए, और आप उसको समझ लो कि आपके पास 100 रुपए इक्वल टू 100 शेयर, ठीक है। 100% रुपए आपके पास इक्वल टू 100 शेयर, ठीक है। आपके पास 100 रुपए हैं, समझ लो वही आपकी एक कंपनी है, ठीक है। अब वो क्या कर रहे हो, आप अपनी कंपनी के शेयर बेच रहे हो, मतलब 100 शेयर हैं आपके पास और 100 रुपए आपकी एक कंपनी है, तो आपने 50 शेयर बेच दिए, मतलब 50% शेयर आपने बेच दिए। बेचने के बाद जो उनसे पैसा मिला, ठीक है, वही हमारी क्या होती है, इक्विटी। आप समझ सकते हो, इक्विटी देने के बाद जो फंड आपको मिलता है वही होता है इक्विटी फाइनेंसिंग, मतलब शेयर इशू करके पैसा उठाना, अपनी कंपनी का कुछ हिस्सा दूसरे आदमी को देकर उससे पैसा लेना, ठीक है। दूसरा आता है डेबिट फाइनेंसिंग, मतलब लोन या जो भी आपके पास पैसा देने वाले फंडर हैं उनसे पैसा लेना, उनको बस क्या देना, थोड़ा सा वो आप जो देते हो, ठीक है। अपनी कंपनी का हिस्सा तो ऊपर वाले में इक्विटी में दे सकते हो, यहाँ पे हिस्से के साथ साथ ब्याज देते हो आप, ठीक है, लोन पर, या फिर कोई भी अपनी जमीन को गिरवी रखते हो, ठीक है, इसमें, ठीक है, डेबिट फाइनेंसिंग में, ठीक है। और ग्रांट्स एंड सब्सिडाइज, मतलब गवर्नमेंट या जो भी एनजीओ चलाने वाली कंपनी है, ठीक है, वहां से मिलने वाली हेल्प इसके अंदर आती है, ठीक है। अब ये तीन तरीके के हमने एक्सटर्नल सोर्सेस हमने देखे। अब इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, कैपिटल फंडिंग। एक मिनट, तीसरा पॉइंट आएगा हमारे पास शॉर्ट टर्म रिसोर्स। अब इसमें क्या है दोस्तों, इसमें आएगा टेम्पररी और इमीडिएट जो भी आपके फाइनेंशियल नीड है उसको फुलफिल करते हैं, जैसे कि ट्रेड क्रेडिट हो गए, बैंक और ड्राफ्ट हो गए, ठीक है, कमर्शियल पेपर हो गए, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज होते हैं हमारे पास, टेम्पररी बेसिस पे हम इनको यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज। इसमें क्या होगा, जो भी आपके पास फिक्स्ड एक्सपेक्ट परचेज करने के लिए फंड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जैसे टर्म लोन्स हो गए, ठीक है, बॉन्ड एंड डिप्रेडमेंट्स हो गई, ठीक है, इक्विटी कैपिटल हो गई, ठीक है, ये सारे लॉन्ग टर्म रिसोर्स में आते हैं, ठीक है। बेसिकली इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। 3 पॉइंट 4 पॉइंट आपको बहुत अच्छे समझ आ गए होंगे, ठीक है। 2 पॉइंट तो आपको समझ आ गए होंगे, दो ये वाले, और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो बनता है कैपिटल बजटिंग पर। ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। कैपिटल बजटिंग एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जैसे कि न्यू प्लांट्स, मशीनरी, ठीक है, या फिर लार्ज स्केल प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को एनालाइज किया जाता है। वही कंपनी वाला उदाहरण, फैक्ट्री वाला आप यहाँ पे दे सकते हो कि अगर आप क्या कर रहे हो, अपनी कंपनी के लिए नई मशीनरी खरीद रहे हो, तो आप देखोगे कि वो मशीनरी के जो पैसे हैं वो कितने महीनों या कितने सालों में आपके पास रिकवर होके आ रहे हैं, ठीक है। तो वही कैपिटल बजटिंग है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो भी आप कर रहे हो मशीनरी पर या लार्ज स्केल प्रोजेक्ट पर, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को एनालाइज करते हैं, इसमें उसकी फिजिबिलिटी, उसकी संभवता को एनालाइज करते हैं, ठीक है। पर्पस क्या होता है, क्यों हम कर रहे हैं कैपिटल बजटिंग, बेसिकली पर्पस होता है इसका एंश्योर कि इन्वेस्टमेंट कंपनी के स्ट्रेटेजिक गोल के साथ अलाइन हो, ठीक है। मेन पॉइंट ये हो गया इसका। रिस्क और प्रॉफिटेबिलिटी को इन डेप्थ एनालाइज करते हैं हम इसमें कैपिटल बजटिंग में, ठीक है। दोनों चीज हमारी हो गई यहाँ पर। अब दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हम कैपिटल बजटिंग का प्रोसेस काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में, पढ़ लेना, ठीक है। पहला ही पॉइंट आएगा इसका, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, कि अपनी इन्वेस्टमेंट की क्या क्या आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं उसको आइडेंटिफाई करना। सबसे पहले कंपनी के लिए रिलेवेंट प्रोजेक्ट या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई किया जाता है इस वाले पॉइंट में, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख देना कि न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना या एग्जिस्टिंग यूनिट को एक्सपैंड करना, ठीक है। तो ये सब इसमें आएगा, ठीक है। आइडेंटिफाई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, कहाँ पे आपको पैसा लगा करके अपना बिजनेस बढ़ाना है, वही चीज इसमें आइडेंटिफाई की जाती है, ठीक है, कि कौन सी चीज में आप क्या चीज मैन्युफैक्चर करके क्या चीज बढ़ाना चाहते हो, कि जो आपके पास प्रीवियसली यूनिट है उसको ही बढ़ाना चाहते हो या नई चीज स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है। बेसिकली ये वाला पॉइंट है। अब आते हैं इवैल्यूएशन ऑफ प्रपोजल्स। हर प्रपोजल की डिटेल्ड एनालिसिस की जाती है, ठीक है। चेक इट्स प्रॉफिट, जो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी है और इसकी फेसिबिलिटी, मतलब इसकी क्या संभवता है इसको कंप्लीट करने की, उसका प्रॉफिट कितना जनरेट होगा इससे, ठीक है। तो इवेल्युएशन किया जाता है हर प्रपोजल का, ठीक है। इसमें टूल कौन से यूज होते हैं, बेसिकली पे बैक पीरियड, ठीक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी, ठीक है, और आईआरआर, ये आपने सुना होगा, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। ये तीन बेसिकली मेन पॉइंट होते हैं। ज्यादा डिटेल में मत जाना, इन तीनों को नहीं भी पता तो बस याद कर लो, ठीक है, टूल्स लिखने में काम आएंगे आपके, ठीक है। अब आता है सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट प्रपोजल, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट प्रपोजल में क्या आएगा, जो प्रपोजल कंपनी के गोल, ठीक है, कंपनी के गोल और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को मैक्सिमम सपोर्ट करता है, समझ लेना क्या करता है, मैक्सिमम सपोर्ट करता है, उसके गोल और उसकी जो भी प्रॉफिटेबिलिटी है उसको मैक्सिमम सपोर्ट करता है, उससे सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल, अगर दो प्रोजेक्ट हैं तो एक का आईआरआर ज्यादा है तो उससे चॉइस किया जाएगा, ठीक है। अब आपको आईआईआर पता होना जरूरी नहीं है, आप लिख देना आईआरआर से मतलब जिसका भी
इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, ज्यादा है, ठीक है, मतलब जो रिटर्न हमको ज्यादा बेसिकली निकाल के दे रहा है, जो ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है, बेसिकली इस तरीके से समझ लो, उसी को हम चूज करेंगे ज्यादा, मतलब बढ़ाने के लिए, ठीक है, ज्यादा एक्सपेंड करने के लिए। अब आता है नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, फाइनेंसिंग द प्रोजेक्ट। अब फाइनेंसिंग द प्रोजेक्ट में क्या लिखना है आपको, मतलब बजट को अरेंज किया जाता है बेसिकली इस पॉइंट में, ठीक है। फाइनेंसिंग द प्रोजेक्ट, बजट को, जितना आपके पास बजट है उसको अरेंज करते हो आप, ठीक है, जो इंटरनल और एक्सटर्नल रिसोर्सेज से हो सकते हैं, ठीक है, जो बजट उनको आप क्या करते हो, अरेंज करते हो, ठीक है, जैसे कि लोन लेना, ठीक है, और जो भी आप जिस तरीके से करते हो, रिटेन्ड अर्न यूज करना, ठीक है, जो आप कमा रहे हो उसी से थोड़ा प्रॉफिट लेके दोबारा यूज करना, री इन्वेस्ट करना, बॉन्ड इशू करना, ठीक है, ये सारी चीजें किसमें आती हैं, फोर्थ पॉइंट में, फाइनेंसिंग द प्रोजेक्ट। किस तरीके से आप प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर रहे हो, इंटरनल एक्सटर्नल रिसोर्सेज से कैसे फंड अरेंज हो रहा है, ठीक है, वो सारे पॉइंट हमारे फोर्थ पॉइंट में आपको लिख देने। तो हमारा कैपिटल बजटिंग यहाँ पे हो रहा है। अब हम इसमें एक दो पॉइंट और देख लेते हैं, ठीक है, इसमें आता है 5वां पॉइंट, देख लो, इम्प्लीमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। इसमें क्या आता है, अप्रूव्ड प्रपोजल को एग्जीक्यूट किया जाता है, जो भी आपका अप्रूव्ड हो चुका है प्रपोजल, जिसको आपकी कंपनी के टीम मेंबर्स ने अप्रूव कर दिया, उसको एग्जीक्यूट किया जाता है इम्प्लीमेंटेशन वाले प्रोसेस में, ठीक है। मॉनिटरिंग एंड रिव्यू, ठीक है, मॉनिटरिंग एंड रिव्यू में क्या आएगा, प्रोजेक्ट के परफॉर्मेंस को रेगुलरली, ठीक है, रिव्यू किया जाता है इस वाले पॉइंट में, तो एंश्योर की जो भी आपके टारगेट्स हैं डेली के वो अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक है, तो ये मॉनिटरिंग एंड रिव्यू वाले उसमें आता है, ठीक है। एग्जांपल में आपको लिख देना है कि अगर प्रोजेक्ट के एक्सपेंडेड रिटर्न नहीं मिल रहे, तो जो भी आपके करेक्टिव एक्शन है, ठीक है, वो किए जाते हैं, उनको करेक्ट करने के लिए जो भी आपके एक्शन लेना जरूरी है वो सब किए जाते हैं, ठीक है। ये छठा पॉइंट हमको बताता है कि आपके रिटर्न नहीं बन रहे अच्छे, तो आपको क्या एक्शन लेने चाहिए जिससे कि वो रेगुलरली क्या नाम है बढ़ते रहे, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। अब स्टार्ट करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ठीक है, इसको देख लेते हैं। देखो, वर्किंग कैपिटल का मतलब वो कैपिटल जो डेली ऑपरेशन को स्मूथली चलाने के लिए बिजनेस को चाहिए। वर्किंग कैपिटल मतलब जैसे आपकी कोई भी दुकान है, सपोज कीजिए आपकी कपड़ों की दुकान है, ठीक है, अब कपड़ों की दुकान है आपकी, तो कपड़ों की दुकान को चलाने के लिए बेसिकली आपके गले में भी पैसे होने चाहिए, कि सामने वाला पैसा, अगर 10,000 का सामने वाला बंदा सामान ले रहा है, ठीक है, उसने पैसे दिए आपको, ठीक है, उसको आपको लुटाने हैं पैसे कुछ, ठीक है, उसने 9,990 रुपए का सामान लिया, आपको उसको 10 रुपए लुटाने हैं, तो आपके पास कैपिटल होना चाहिए कि आपके पास 10 रुपए हो तो उसको 10 रुपए लुटा दो, ठीक है। तो कैपिटल होना आपके पास जरूरी है, मतलब वर्किंग का मतलब कैपिटल जो डेली ऑपरेशन को स्मूथली चलाने के लिए बिजनेस को चाहिए, ठीक है। ये आपके ये तो हो गया कि आपका गल्ला चलाने के लिए, कि सामने वाले को इतने पैसे वो आपको दे रहा है तो उसको वापस करने पैसे, एक तो ये हो गया। और दूसरा आता है एक्सपेंसिव, जैसे आपकी दुकान में आपको बल्ब भी लगाने पड़ेंगे, आपको फैन भी चाहिए, अब तो इतनी फैसिलिटीज देनी पड़ती है कस्टमर को, जिससे कि बढ़िया कस्टमर आए, एसीज लगाते हैं लोग, ठीक है, नई नई चीजें लगाते हैं, ठीक है, तो वो सारी चीजों का एक्सपेंसिव भी हमारे पास होना चाहिए, उतना पैसा होना चाहिए कि हम बिजनेस को स्मूथली रन कर पाए और डेली का हमारा ऑपरेशन जो भी ऑर्गेनाइज है वो चलती रहे, ठीक है। अब ये शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल हेल्थ को मेजर करते हैं, ठीक है, और इंश्योर करता है कि बिजनेस अपने करंट लाइबिलिटीज या डिबेट्स को, अपने करंट एस्पेक्ट रिसोर्स को पूरा कर सके, ठीक है। वही वाली बात है, जो भी करंटली जो डेली के टास्क कंप्लीट करने के लिए पैसे चाहिए, उनकी जो लाइबिलिटीज हैं करंटली, ठीक है, उन करंट एस्पेक्ट को पूरा कर सके। वर्किंग कैपिटल फॉर्मूला क्या आता है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एस्पेक्ट माइनस करंट लाइबिलिटीज, जो भी आपकी जरूरतें हैं, ठीक है, ये फॉर्मूला आप लिख सकते हो, काफी अच्छा है, ठीक है, मार्क्स के लिए बढ़िया, 1 मार्क्स आपको इसी एक लाइन पे मिल जाएगा, ठीक है। अब आता है इंपोर्टेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल, ये 4 पॉइंट आपको देख लेने हैं। पहला आता है स्मूथ बिजनेस ऑपरेशन, ठीक है, लिक्विडिटी मैनेजमेंट, फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी। इसको देखते हैं बहुत अच्छे से, मिनट। तो सॉरी ये यहीं तक है, ठीक है, बेसिकली 4 पॉइंट है, इनको चारों को आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है। बेसिकली इसमें है कुछ नहीं, 4 पॉइंट है। स्मूथली बिजनेस कैसे ऑपरेट करेगा वो आप इसमें बता सकते हो, ठीक है, लिक्विडिटी मैनेजमेंट बता सकते हो, ठीक है, और फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब आपको क्या क्या करना चाहिए जिससे कि आपका बिजनेस फ्लेक्सिबल रहे, एंड चौथा पॉइंट आता है प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में ही आएगा बेसिकली, 10 मार्क्स में जब आता है, जब इसके साथ एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन और जोड़ दिया जाता है, ठीक है। ये 2 मार्क्स में भी काफी बार ये पूछा जाता है, 10 मार्क्स में भी अगर ये आता है तो आप इसको बहुत बड़ा चढ़ा के लिख सकते हो। ये चारों पॉइंट की हेडिंग बना के इसमें काफी चीजें आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ये पॉइंट मैंने पहले भी कई बार एक्सप्लेन किए हुए हैं कि स्मूथली बिजनेस कैसे ऑपरेट करना है, ठीक है, वही वाले पॉइंट आते हैं, आप एक्सिक्यूट कर सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फोर्थ यूनिट की।
अब फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, प्रोजेक्ट फंड एज कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये पांचों क्वेश्चन वे हैं जो प्रीवियसली आए हुए हैं या इस बार आने की संभावना इनकी ज्यादा है, ठीक है। आप ये ना सोचे कि ये हर क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बता रहा है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ही है भाई। 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन तो एग्जाम में आपको आएंगे भी, ठीक है। 5 क्वेश्चन मैंने बताया, इनमें से 3, अब उन 3 में से आपको फिर 2 करने होते हैं, ठीक है। एक तो सेक्शन बी के में 5 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से करना होता है एक, या फिर सेक्शन सी में जो क्वेश्चन आते हैं वहां पे ऑप्शन में रहता है हर यूनिट से 2 क्वेश्चन, ठीक है, उनमें से एक करना होता है। तो 3 क्वेश्चन आपको हर यूनिट से मिलते हैं लॉन्ग, ठीक है। तो मैं 5 बता रहा हूँ, तो ये तो आपको कम से कम कर ही लेने हैं यार। प्रोजेक्ट फंड्स एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है जिसमें फ्यूचर में एक्सपेक्टेड फंड और कैश फ्लोज और आउटफ्लोज का एस्टिमेशन दिया जाता है, ठीक है। बेसिकली होता क्या है, एक तरीके का हम डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं जिसमें फ्यूचर में होने वाले एक्सपेक्टेड फंड्स का और जो कैश इनफ्लो और आउटफ्लो होने वाला है, मतलब आने जाने वाला है, उसका हम एस्टिमेशन दिया जाता है इस डॉक्यूमेंट में। बेसिकली इतनी सी एक फाइल हम बना लेते हैं। अब प्रोजेक्ट फंड स्टेटमेंट क्या होती है, ये एक स्टेटमेंट कंपनी के एक्सपेक्टेड फंड, कैश, लोन, कैपिटल को शो करता है। जो भी क्या कंपनी के पास कैश है, लोन्स हैं, जो भी उसके पास कैपिटल है, उसको शो करता है, जो बिजनेस के ऑपरेशन और प्रोजेक्ट को चलाने के लिए यूज होता है। तो ये हमारा क्या है, प्रोजेक्ट फंड स्टेटमेंट, ठीक है। अब पर्पस क्या होता है इसका, प्रोजेक्ट के लिए फंड्स रिक्वायरमेंट को एक्सेस करना, फ्यूचर फाइनेंशियल पोजिशन का एस्टिमेशन करना, ठीक है, और बिजनेस को कैपिटल रिक्वायरमेंट और लिक्विडिटी गैप्स को मैनेज करने में मदद मिलती है इससे, ठीक है। इसके 2 की एलिमेंट्स हैं, सोर्स ऑफ फंड और यूज ऑफ फंड, ठीक है। तो ये हमारी हुई प्रोजेक्ट फंड स्टेटमेंट, ठीक है। अब हम देखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या है, ये स्टेटमेंट बिजनेस के कैश फ्लो, ठीक है, इनफ्लो और आउटफ्लो को ट्रैक करता है। सॉरी, ये स्टेटमेंट बिजनेस के कैश इनफ्लो और आउटफ्लो को ट्रैक करता है। बेसिकली इसकी 3 मैंने एक्टिविटीज लिखी हैं। पहला है ऑपरेशन एक्टिविटी। ऑपरेशन एक्टिविटी में क्या हुआ, ये वो कैश फ्लो होता है जो बिजनेस के रेगुलर ऑपरेशन से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। जैसे कि सेल्स, एक्सपेंसिव, टैक्स, जो कि रोजाना हमको करने पड़ते हैं बिजनेस में, रेगुलर ऑपरेशन होती है इसकी। जैसे कि बिक्री हो रही है आपकी गले पर, ठीक है, आपके कपड़ों की दुकान है, तो वहां पे आपको सेल्स में इसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है, कैश फ्लो की। आपके पास पैसा आएगा जाएगा भी, ठीक है। एक्सपेंसिव आपको करने पड़ सकते हैं डेली बेसिस पर, ठीक है। आपका ट्रांसपोर्ट से कहीं सामान आ रहा है, आपके गोडाउन में रखा जा रहा है, ठीक है, वहां से जा रहा है, ठीक है, तो वो भी एक्सपेंसेस आपको वहां से निकालने पड़ते हैं। टैक्सेस भी डेली बेसिस पर आपको देने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये सब डेली बेसिस पर जो काम होता है, ठीक है। उसके बाद आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये कैश फ्लो एसेट्स की बाइंग और सेलिंग से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी, मशीनरी, ईटीसी और इन्वेस्टमेंट, ठीक है। उसके बाद आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये कैश फ्लो बिजनेस के कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड होते हैं, जैसे लोन्स, ठीक है, इक्विटी फाइनेंसिंग और डिवाइडेंड पेमेंट, ठीक है। फाइनेंसिंग में आपको यही आते हैं दोनों पॉइंट, ठीक है। तो ये हुआ हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब हम देखेंगे दोस्तों, एक मिनट, फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ, एक मिनट और, ये देख रहे हैं प्रोजेक्ट फाइनेंस, ठीक है। ये रह गया था, 3 पॉइंट थे ना इस क्वेश्चन में, ठीक है, 3 पॉइंट थे। पहला हमने देख लिया प्रोजेक्ट फंड्स, कैश फ्लो और प्रोजेक्ट, अब ये रह गया तीसरा पॉइंट, ठीक है। इसमें क्या है, प्रोजेक्ट फाइनेंस एक मेथड है जिसमें लॉन्ग टर्म लोन्स या कैपिटल रेस किया जाता है, जो कि स्पेशली किसी प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए यूज होता है, ठीक है। क्या कहा इसने, जिसमें लॉन्ग टर्म लोन या कैपिटल रेस किया जाता है, मतलब उठाया जाता है लॉन्ग टर्म के लिए, अपने बिजनेस को चलाने के लिए हम लोन लेते हैं या फिर पैसा उठाते हैं, रेस करते हैं, ठीक है। ये फाइनेंशियल मेथड यूजली लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए यूज होता है, ठीक है। जैसे लार्ज स्केल में क्या क्या होगा, हमारी जैसे रोड्स बनवाती है सरकार, ठीक है, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसपे से फाइनेंशियल को पैसा उठाना पड़ता है, ठीक है, रेस करना पड़ता है स्टार्टिंग में, ठीक है, लोकल, ठीक है। उसके बाद जब चेक के थ्रू हमारे जो बड़े बड़े बिल्डर्स होते हैं उनके पास पैसा आता है और फिर वो उनको सभी का पैसा देते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस आपको ही पता होगा, ठीक है। ब्रिजेस में भी होता है, पावर प्लांट्स जो लगते हैं, सभी में इस तरीके से वर्किंग होती है। कुछ में कैपिटल पहले ही आ जाता है, लेकिन बेसिकली ये फंड रेज करने की जरूरत पड़ती है कहाँ पर, लॉन्ग टर्म या फिर लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम भी आप बना सकते हो, यहाँ पे प्रोजेक्ट फाइनेंस प्रोसेस में, ठीक है, फैसिलिटी स्टडी करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, द डील, ठीक है, रेजिंग फंड, ठीक है, मॉनिटरिंग एंड कंप्लीशन, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, ये सारे पॉइंट आप बना के लिख सकते हो, ठीक है, छोटे से डायग्राम में। अब हम बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। 5th क्वेश्चन आता है हमारा प्रिपरेशन ऑफ डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ठीक है। अब इसमें क्या आएगा, मिनट, ठीक है, इसमें क्या आएगा, डीपीआर हम इसको शॉर्ट में बोलते हैं। डीपीआर एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है, समझ लीजिए क्या है, एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट जो किसी भी प्रोजेक्ट की प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और मॉनिटरिंग को कवर करता है, ठीक है। देखो इस सब्जेक्ट में ना पूरे थोड़े थोड़े जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको सिमिलर सा ही लग रहा होगा कि भाई सब में प्लानिंग हो रही है, एग्जीक्यूशन हो रही है, मॉनिटरिंग हो रही है, तुम तो और कुछ पढ़ा नहीं रहे भाई। थोड़ा बहुत डिफरेंस है इनमें सभी में, ठीक है, सभी के स्टेप्स अलग हैं, थोड़ा थोड़ा सब में अलग होता है, ठीक है। बिल्कुल एक सा ही नहीं लिख के आना, इसलिए मैंने
क्वेश्चन बताए हैं, इनको कैसे अटेम्प्ट करना है लिख के बताया, वरना मैंने यूट्यूब पर वीडियो देखी है, वो हेडिंग वाइज आपको बस हेडिंग लिख दे रहे हैं और वहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, मौके की बिल्कुल ऐसी, ठीक है, कुछ भी लिख के नहीं पढ़ा रहा कोई, ठीक है, बिल्कुल डिटेल में। तो मैंने ये लिख के बताया कि जिससे कि आपको लिखने के भी कैसे लिखना है किस क्वेश्चन में, वो भी थोड़ा सा आपको आइडिया उससे लग सके, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है जो किसी प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट की प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और मॉनिटरिंग को कवर करता है, ठीक है। अब ये रिपोर्ट के फाइनेंशियल, टेक्निकल और ऑपरेशनल, ठीक है, और मार्केट एक्सपेक्ट को डिफाइन करता है। ये इंश्योर करती है कि प्रोजेक्ट के लिए नेसेसरी रिसोर्स, ठीक है, फंडिंग और सपोर्ट अवेलेबल हो, ठीक है। क्या करती है, इंश्योर करती है, किसके लिए, प्रोजेक्ट के लिए। अब स्टेप्स देख लेते हैं, इसके स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है एग्जीक्यूटिव समरी, मतलब प्रस्तावना आप इसको बोल सकते हो। प्रस्तावना में आपको क्या करना पड़ता है, ठीक है, वैसे ही लोकली मैंने आपको समझाने के लिए हिंदी में लिख दिया प्रस्तावना, जो काम प्रस्तावना में होता है वो यहाँ पे लिख सकते हो। पर्पस क्या होता है इसका, ये सेक्शन रिपोर्ट का ओवरव्यू देता है। प्रस्तावना में क्या चीज होती है, ओवरव्यू तो होता है चीजों का कि क्या क्या चीज है, जो प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, बेनिफिट्स और मेजर हाइलाइट्स को समराइज करता है, ठीक है, कि मेजर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या इससे हमको बेनिफिट होगा और इसके मेजर हाइलाइट्स क्या हैं, ठीक है, वो सब समराइज होते हैं इसमें पहले पॉइंट में। अब कंटेंट क्या होगा इसमें, बेसिकली कंटेंट होगा इसमें प्रोजेक्ट का नाम, ठीक है, प्रोजेक्ट की लोकेशन होगी इसमें, कहां पर प्रोजेक्ट होना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट में आप देख सकते हो ऑब्जेक्टिव इसमें डिफाइन होगा, गोल इसमें डिफाइन होगा, की सक्सेस फैक्टर इसमें होंगे, ठीक है, एस्टिमेटेड बजट होगा, ठीक है, मतलब कितना बजट लग सकता है उसका एक ओवरव्यू होगा इसमें, और टाइमलाइन, उसकी डेडलाइन कितने टाइम में कंप्लीट होना है वो सब इसमें होगा, ठीक है। प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन में क्या होगा, इसमें होता है पर्पस क्या होता है इसका, बेसिकली ये सेक्शन कोर एक्सपेक्ट को डिटेल में एक्सप्लेन करता है। कोर एक्सपेक्ट क्या होगी, जैसे प्रोजेक्ट का नेचर कैसा है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग करना है हमको या कोई सर्विस देनी है या फिर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है, ठीक है। बेसिकली इसमें 3 पॉइंट आप लिख सकते हो कि किस तरीके का प्रोजेक्ट का नेचर है। दूसरा पॉइंट आता है प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल कहां से लेना है, क्या क्या मशीनरी यूज करनी है हमको, एंड कौन कौन सी टेक्नोलॉजी पर ये कंप्लीट होगा हमारा प्रोजेक्ट। उसके बाद आता है ऑपरेशनल एक्सपेक्ट। अब ऑपरेशनल में क्या आएगा, जैसे प्रोडक्शन प्रोसेस आपका क्या है, आपका जो लेआउट रहने वाला है वो लेआउट कैसा रहने वाला है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट में लिख देना है आपको प्रोजेक्ट का स्कोप कितना है, ठीक है, और टाइमलाइन कितना है, ठीक है। टाइमलाइन इसमें भी हम देखते हैं और फर्स्ट वाले में भी इतना हो गया। थर्ड चीज आती है मार्केट एनालिसिस। मार्केट एनालिसिस में क्या आएगा, देखो इसका पर्पस क्या होगा, मार्केट की डिमांड को समझना, ठीक है, कंपटीशन को इवैल्यूएट करना। बेसिकली सबसे जरूरी है हमारे लिए मार्केट की डिमांड को समझना और कंपटीशन को इवैल्यूएट करना। जो अपना कॉम्पिटिटर है उसकी स्ट्रॉन्ग क्या क्या चीज में उसकी स्ट्रेंथ है, क्या क्या चीज में उसकी वीकनेस है, वो भी इवैल्यूएट करना, ठीक है। कंटेंट में क्या आ जाता है, इसमें आप लिख सकते हो प्राइसिंग की स्ट्रेटेजी बता सकते हो, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस कर सकते हो, ये मैंने बताया, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को एनालाइज कर सकते हो, प्रोडक्ट की पोजीशन को डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। टेक्निकल फैसिलिटी मतलब क्या क्या संभवता है आपके पास टेक्निकली, मतलब पर्पस क्या होता है, प्रोजेक्ट के फाइन टेक्निकल एक्सपेक्ट को एक्सेस करता है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट क्या क्या है, ठीक है, बिल्डिंग मशीनरी क्या है, क्या आप बिल्ड करो, ठीक है। और उसके बाद आता है मैन पावर रिक्वायरमेंट भी, इसमें मैन पावर और टेक्निकल स्किल नीडेड, ठीक है, जो भी आपकी मैन पावर रिक्वायरमेंट है और टेक्निकल स्किल्स की नीड है, जितनी भी चीजें हैं वो सब इसमें आएगी, ठीक है। उसके बाद टेक्नोलॉजी और प्रोसेस को प्रोजेक्ट में यूज होंगे, ठीक है, वो सब इसमें यूज होंगे। और इसमें आते हैं टेक्निकल फैसिलिटी में और प्रोडक्शन कैपेसिटी, ठीक है, वो भी हमें तो इसमें लिखनी पड़ती है इसके कंटेंट में। उसके बाद आता है पांचवा पॉइंट फाइनेंशियल फैसिलिटी। इसमें हम देखते हैं प्रोजेक्ट की फाइनेंशियल विजिबिलिटी को एक्सेस करते हैं। बेसिकली इसमें कंटेंट में 4 पॉइंट आप लिख सकते हो, कैपिटल रिक्वायरमेंट, ठीक है, फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल आपके पास कितनी है, रेवेन्यू प्रोजेक्शन और प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, ठीक है, फाइनेंशियल रेशियो, ठीक है, आरओआई कितना है आपका, एनपीवी कितना है, आईआरआर कितना है, और ईटीसी जितनी भी चीजें हैं ये आपको बतानी पड़ती है कि इसमें फाइनेंशियल रेशियो में, ठीक है। उसके बाद सोर्स ऑफ फंडिंग क्या है आपकी, ठीक है, इक्विटी के बेस पे आपने फंड रेज किया हुआ है, डेबिट के, या फिर आपका इंटरनली आप बना रहे हो अपने बिजनेस को, ठीक है, जो मैंने पिछले बताया था फंडिंग, सोर्स ऑफ फंडिंग में, ठीक है, वो चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। उसके बाद आता है 6th क्वेश्चन में प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन प्लान। अब इसमें क्या आएगा, प्रोजेक्ट को इफेक्टिवली एग्जीक्यूट करने के लिए प्लान बनाना, ठीक है। इंप्लीमेंटेशन प्लान में मतलब एक अच्छा प्लान बनाना, ठीक है। कंटेंट में आएगा इसका डिटेल टाइमलाइन और प्रोजेक्ट का शेड्यूल, किस टाइम पर कौन सा काम होगा इसमें शेड्यूल देते हैं, ठीक है, बेसिकली। एंड रिसोर्स का एलोकेशन करते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स क्या क्या है, कौन से मटेरियल है, क्या क्या कितना फंड्स हैं, ठीक है, उनको हम रिसोर्स का एलोकेट करते हैं। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एसेसमेंट, बेसिकली ये 2 पॉइंट में है ये भी, कि प्रोजेक्ट के इन्वायरमेंटल इफेक्ट को एक्सेस करना, पोल्यूशन वेस्टेज जनरेशन, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट हुआ 7वां इसका, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया इस यूनिट में दोस्तों, इस यूनिट में हमने 5 के 5 क्वेश्चन जो हमने स्टार्टिंग में लिए थे इस यूनिट के, 1 मिनट, ये 5 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, ठीक है। 5वां क्वेश्चन जो था ये भी मैंने करा दिया। अब आप इनसे अलग कुछ और पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, वरना 4थी यूनिट यहीं पे आपकी कंप्लीट होती है। 5th यूनिट रह गई, 5th यूनिट आप चैनल पे जाके भी देख सकते हैं, ठीक है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 5th यूनिट के साथ। और किसी भी सब्जेक्ट की आपको अगर शॉर्ट नोट्स चाहिए, ठीक है, इसी तरह से आप पढ़ना चाहते हो तो कमेंट कर देना। अगर पॉसिबल होगा तो मैं पढ़ाने की जरूर कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो कमेंट करके बताना क्या चीज़ आपको समझ नहीं आई, ठीक है, जिससे कि मैं आपका और क्लियर कर पाऊँ डाउट, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।